माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में धातु के निष्कर्षण के बारे में बतलाया था और कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क, उसके सूत्र और उसके नाम के बारे में भी बतलाए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आज हम उस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हम चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी का बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी का हमने पॉइंट रखता है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने धातु के निष्कर्षण से संबंधित जो सांद्रण धातुओं का होता है, वहाँ जैसे फेन उत्प्लवन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है ना। तो इस तरह से जो विधियाँ हैं उसमें से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आते हैं उसको हम यहाँ पर चर्चा में लाए हैं। क्वेश्चन है कि किसी अयस्क में उपस्थित जिंक सल्फाइड तथा लेड सल्फाइड को पृथक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड ZnS एवं आपको PbS जो धातु के सल्फाइड है उसे फेन प्लवन विधि से उसको निष्कर्षण किया जाता है, जो हम पहले भी चर्चा किया था एग्जाम्पल में। और उसको दोनों जो है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, उसको अलग करने वाला कौन है, तो सोडियम साइनाइड NaCN है का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अनमन के रूप में कार्य करता है। तो आप ये जानेंगे कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड जो आपको अयस्क है उसको अलग करने का काम जो है, अवनमन का कार्य जो करता है वह है आपको सोडियम साइनाइड ही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ZnS को फेन में आने से रोकता है। फेन झाग जो होता है, जो फेन प्लवन विधि में इसको तैयार किया जाता है, तो निम्न में कौन Zn को फेन में आने से रोकता है परंतु PbS को फेन में जाने देता है। ये बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ZnS को आने से रोकता है जबकि PbS को जाने देता है, वह कौन है, तो वह है सोडियम साइनाइड NaCN है। नेक्स्ट है, सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए किस विधि को उपयोग में लाया जाता है, तो यह है फेन प्लवन विधि। कई एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है, फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण होता है, तो जिंक सल्फाइड ZnS का होता है। यह जो इक्वेशन दिया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने लायक है। यह है 4M S सॉलिड है, ठोस अवस्था में, M कोई मेटल होगा, प्लस 8Cl साइनाइड आयन एक्वस AQ प्लस 2H2O एक्वस प्लस O2 गैसीय अवस्था में है। इससे जो बना 4MCN के होल ट्वाइस एक्वस प्लस 4OH हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस। इस इक्वेशन में अभिक्रिया में M क्या है, M कौन सा मेटल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जानेंगे कि यह M जो है आपको सिल्वर, चांदी, जिसे एजी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है AU गोल्ड, सोना, यानी जहाँ M दो ही मेटल होंगे, या तो सिल्वर होगा या सोना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में रहेगा कि ये क्वेश्चन दे करके कि सोना है, चांदी है, दोनों है, इनमें से क्या होगा, दोनों है ना। कॉपर मेट क्या है, तो आप जानेंगे कि क्यूप्रस सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड के जो मिश्रण होता है उसी को क्या कहते हैं, कॉपर मेट कहते हैं। Cu2S और FeS के मिश्रण को कॉपर मेट कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। FeSiO3 क्या है, यह धातुमल है, यानी आयरन के ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातुमल प्राप्त होते हैं, जो है FeSiO3 है। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह, तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा कहिए या आघात वर्ध लोहा कहिए,
पीट करके जो पत्थर बनाया जाता है वो कौन होगा? आघात मर्द होगा। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहे में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं? तो वात्या भट्ठी से प्राप्त होने वाले लोहे में लगभग 4% कार्बन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हॉल हेराल्ड प्रक्रम से किस धातु का सांद्रण होता है? तो एल्युमिनियम धातु का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कोटि या अपकृष्ट अयस्कों से यानी रद्दी से अयस्कों से किस धातु का निष्कर्षण होता है? कॉपर का होता है। इस यही कारण है कि कॉपर जो है आपको इतना उत्पादन होने लगा, जिससे आपको कॉपर सस्ता है। नहीं तो यह सोना चांदी के श्रेणी में रहने वाला धातु है, ये भी कीमती धातु होता। लेकिन यह जो निम्न कोटि या अपकृष्ट से इसको निष्कर्षण किया जाता है, जो बृहत पैमाने पर इसका उत्पादन होता है, इसलिए यह वो दोनों धातुओं की तुलना में यह सस्ता है, उपलब्ध है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हमने चर्चा किया है, और हम इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रकृति पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है? भूप्रकृति पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु की बात किया जाए तो वह एल्युमिनियम है। इसका आंसर एल्युमिनियम होगा, याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भूप्रकृति पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तत्व की बात होगा तो वह ऑक्सीजन होगा, और धातु की बात होगा तो वह क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह दोनों याद रखेंगे। कभी तत्व पूछता है तो उसमें ऑक्सीजन की बात करेंगे, यदि धातु की बात करता है तो एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ये कई एक बार क्वेश्चन रिपीट किया है एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का होता है। जैसा कि हमने बतलाया है कल कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट है, कोरंडम है, या एल्यूमिना कहते हैं, क्रायोलाइट होता है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गेलना किस धातु का अयस्क है? तो गेलना लेड धातु का अयस्क है। PbS होता है गेलना का, जो लेड सल्फाइड होता है, तो वह गेलना का सूत्र कहलाता है। गेलना एक अयस्क है जो लेड धातु का होता है। इसके बाद है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, यह सब के सब किसका है? तो यह सब के सब लोहे का है, अयस्क है। नेक्स्ट है लोहे का निष्कर्षण किस भट्ठी में किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो होते हैं वात्या भट्ठी में किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है कॉपर का निष्कर्षण किस भट्ठी में किया जाता है? तो यह परावर्तनी भट्ठी होते हैं। कॉपर का निष्कर्षण परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होता है? कॉपर का होता है। हमने बतलाया है कि कॉपर जो निम्न कोटि के जो या अपकृष्ट होते हैं, जिसमें धातु कॉपर धातु का निष्कर्षण होता है, इसीलिए तो कॉपर का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण इसका जो है उपयोग अधिक से अधिक पैमाने पर किया जाता है। यह आप जानिए कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों एक ही श्रेणी का तत्व है, धातु है, लेकिन कॉपर और गोल्ड और सिल्वर कॉस्टली है, जबकि कॉपर जो है उसके तुलना में कम कॉस्टली है, सस्ता है। इसका कारण यह है कि इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानेंगे कि अपकृष्ट या रद्दी या निम्न कोटि के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, उसमें भाग लेता है कौन? हाइड्रो
धातु कर्म के द्वारा उसको निष्कर्षण में सहायक होता है, इसलिए वह सस्ता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण वह सस्ता है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए किस अयस्क का चयन किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो एल्युमिनियम का बहुत सारे अयस्क होते हैं, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, एल्यूमिना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कौन है? बॉक्साइट है। तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट अयस्क का चयन किया जाता है, जिसका सूत्र होते हैं Al2O3 XH2O, जहाँ X के जगह पर उसका वैल्यू 2 लिया जाता है। इसके बाद आया है आपको लोहे के निष्कर्षण के लिए किस अयस्क का चयन किया जाता है? आयरन ऑक्साइड। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड FeO का चयन किया जाता है, जिससे लोहे का निष्कर्षण होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हमने रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें NCERT से हम लिए हैं, और NCERT का जो मेन पॉइंट है वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है। भले ही हमने इसका 4 ऑप्शन ABCD में नहीं रखा है, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको याद रखना है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसको VVI ही मान लीजिए, और जो मैं बतलाता हूँ उसी के अंतर्गत से क्वेश्चन रहेंगे एग्जामिनेशन में। क्योंकि हम जो है NCERT को काफ़ी मंथन किया है, उसका टू द पॉइंट को अध्ययन करके और उसमें से इम्पोर्टेंट बातों को हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। और सीरियसली इसको पढ़िए, इसमें इस होड़ में नहीं रहिए। क्वेश्चन बैंक, गेस, नोटबुक, वह सब आपको रेडीमेड चीज़ है। आपको डिटेल अध्ययन NCERT किताब से ही होगा, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह NCERT के किताब से ही पूछे जाते हैं। हमने अपने लंबे समय से जो टीचिंग किया है, करा रहे हैं, उसका जो काफ़ी अनुभव है, हमने देखा है कि क्वेश्चन NCERT से के ही अंतर्गत से आते, इससे दूर नहीं जाता है। आप यदि बुक का अध्ययन करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि एकदम बिल्कुल आसान है। तो आपके पास तो संपूर्ण बुक पढ़ने का समय है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे विषयों का आप लोगों को तैयारी करना है। तो यह काम मैं कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अच्छे रिजल्ट देगा। आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की विषय नहीं है। हम चैप्टर वाइज और टू द पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है इसी तरह से लिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए कंसेशन करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण किताब से आपको 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जिसका जवाब देना है वो आसानी से हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन जो है 5 नंबरिया है, वो भी बिल्कुल आसान से हो जाएंगे। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आपका अच्छा रिजल्ट कौन देगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50% आपका स्कोरिंग करेगा, यस नो में इसका आंसर होगा। और इसमें 100% आप सही बनाते हैं तो 100% रिजल्ट इसका लाते हैं। यदि आपके इसमें डाउट हो जाता है, गलत हो जाता है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। इसलिए जो बिहार बोर्ड का जो भी पैटर्न है, उस पैटर्न में सभी सब्जेक्ट में 50-50% ऑब्जेक्टिव है। इस पर फोकस करने की जरूरत है, और यह कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रिपरेशन करने के लिए आपको पूरे किताब का अध्ययन करना पड़ेगा, जो आपसे संभव नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन बैंक रट लेंगे, नोटबुक रट लेंगे, और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस बुक है उसको देख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम एकदम NCERT बुक का जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं आज तक। ये जो एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं वो इसी तरह से आते हैं। तो आप लोग अध्ययन करेंगे, बिल्कुल पढ़िए, भरोसा के साथ पढ़िए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं।